नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग DLED 4th सेमेस्टर की तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी के क्रम में हमने सामाजिक अध्ययन के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर वीडियोज़ में आप वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम विज्ञान का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये पूरा फुल कोर्स पढ़ाएंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। ये मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको DLED 4th सेमेस्टर कंप्लीट कराऊंगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। विज्ञान में टोटल 7 टॉपिक हैं और मैंने पूरा प्रयास किया है कि इन 7 टॉपिक के कम से कम एक वीडियोस बने। तो आज हम पहला वीडियो लेके आए। ये पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, मानव जाति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मानव जाति में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कभी कभी ऑप्शन में 46 ना देके दिया होगा 23 जोड़े, तो आपका जो सही उत्तर होगा 23 जोड़े। इसी के साथ गुणसूत्र से ही संबंधित एक और बहुत मशहूर सा क्वेश्चन है कि चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि जो वानर जाति है वो मानव जाति से काफ़ी मिलती जुलती है। तो जो चिंपांजी, उसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो वो होती है 48। ठीक है, 48 होती है चिंपांजी में। मानव जाति में होती है 46 या फिर कह सकते हैं 23 जोड़े। ठीक है, अगला जो प्रश्न लेते हैं, इकोसिस्टम की संरचना के 2 प्रमुख भाग कौन से हैं? जो इकोसिस्टम है इसको तो आप जानते ही हैं, हमारा पूरा जो वातावरण है ये सब इकोसिस्टम है, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र को 2 प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है जीवीय घटक और दूसरा है अजीवीय घटक। कहीं कहीं पर इसको जीवी को जैविक भी लिखा मिल सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसको अजैविक, दोनों एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जैविक और जीवीय, अजैविक और अजीवी एक ही बात है। उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करें कि जीवी घटक में क्या क्या शामिल होता है और अजीवीय घटक में क्या क्या शामिल होता है। तो जीवीय घटक में शामिल होता है जिसमें जीवन हो, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। जो आपने देखा होगा कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। तो ये 3 चीजें ही जीवीय घटक में होती हैं। उत्पादक यानी कि पेड़ पौधे, और उपभोक्ता आपको मालूम है जो पेड़ पौधों को खाएं, उपभोक्ता या फिर एक उपभोक्ता को दूसरा उपभोक्ता खाए, ये मैं अभी आगे समझाऊंगा आपको क्लियर। और तीसरा होता है अपघटनकर्ता। तो ये जीवीय घटक में आते हैं। अब बात करेंगे अजीवीय घटक में क्या क्या आते हैं। अजीवीय घटक में आती हैं जलवायु क्रियाएं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, वायु, गैसें, ताप, ऊर्जा, ये सब चीजें आती हैं अजीवीय घटक में। तो जीवीय और अजीवीय में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। जीवीय में जिसमें जीवन हो वो चीजें आती हैं, और जिसमें जीवन ना हो, एक तरीके से हम अगर मोटे मोटे तौर पर समझना चाहें कि जो निर्जीव हैं उनको हम अजीवीय घटक कह सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको इनके एग्जाम्पल समझाएं, जलवायु क्रियाएं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, ऊर्जा, वायु, गैसें, ताप, ये सब चीजें क्या है अजीवीय घटक में आएंगी। अगला जो प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की परिभाषा लिखो। तो विभिन्न उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य खाद्य पदार्थों और ऊर्जा का एक निश्चित क्रम में स्थानांतरण और अंत में अपघटित होने की प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो ये है इसकी परिभाषा। एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। विभिन्न उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य खाद्य पदार्थों और ऊर्जा का एक निश्चित क्रम में स्थानांतरण और अंत में अपघटित होने की प्रक्रिया को खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं या तो हमारी वेबसाइट पर जाकर www.dledted.in पर इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कई तरह के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे जंगल हो गया, घास मैदान, समुद्र, झील, मतलब जंगल में कितने ढेर सारे लोग रहते हैं, वो जीव हों,
पेड़ पौधे हों, वो सब एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो जंगल में वृक्ष जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। अब वृक्ष को खाते हैं खरगोश, और खरगोश को खाते हैं सांप, और सांप को खाते हैं बाज पक्षी, फिर इसके बाद अपघटन क्रिया। इसी तरह घास मैदान का जो इकोसिस्टम होगा वहां पर घास होगी, और उसको खाते हैं टिड्डे जो कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, खाते हैं, तो मेढक हो गया आपका द्वितीयक उपभोक्ता। अब मेढक को सांप खाएंगे तो सांप हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, इसी तरह सांप मोर को खाएगा, फिर उसके बाद अपघटन की प्रक्रिया चलेगी। इसी तरह ये सब पूरा क्या है, ये प्रत्येक खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, खाद्य जाल किसे कहते हैं? इकोसिस्टम में ढेर सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़कर जाल नुमा प्रबंध बनाती हैं, इसे खाद्य जाल कहा जाता है। तो ये तो आप समझ गए कि खाद्य श्रृंखला क्या है। अब खाद्य श्रृंखला, ढेर सारी खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ जाएंगे और जाल नुमा प्रबंध बना दे तो उसे कहेंगे खाद्य जाल। जैसा कि डायग्राम में समझाया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर घास है, ये यहाँ पर सब्जियां हैं, और ये यहाँ पर पेड़ हैं। अब इनको क्या खा रहे हैं? डियर यानी हिरण, और वेजिटेबल खा रहे हैं रैबिट यानी खरगोश, और ये खा रहे हैं चूहे। और इसके बाद क्या हो रहा है, जो चूहा है उसको उल्लू भी खा लेता है, उसको स्नेक भी खा लेता है, और उसको और भी जानवर खा लेते हैं। इसी तरह एक दूसरे को सब जानवर खा लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ये सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जाल की तरह फैली हुई हैं। तो ये जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं जब आपस में जाल नुमा प्रबंध बनाती हैं तो इसे खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा 1 नंबर में प्रश्न आता है कि ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, सदैव सीधा बनता है ऊर्जा का पिरामिड। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र। अगला जो प्रश्न है, समजात अंग की परिभाषा लिखो। कई बार पूछा जा चुका है। ऐसे अंग जो मूल रचना व उद्भव में समान होते हैं किंतु अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कार्य के अनुकूलित होने के कारण असमान दिखाई देते हैं। देखिए, इनकी मूल रचना और इनका उद्भव समान होता है, लेकिन जो ये दिखाई देते हैं ये असमान। जब इनको देखा जाए तो ये असमान दिखाई, मतलब समान नहीं दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, समरूपी अंग क्या होते हैं? समजात तो अलग हो गया, समरूपी अलग है। समरूपी अंग में क्या होता है, जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं, मतलब वो कार्य भी समान करते हैं और समान दिखाई भी देते हैं, लेकिन इनकी मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्तन में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें समरूपी या समवृत्ति अंग कहा जाता है। समरूपी और समवृत्ति अंग एक ही बात है। जो अंग समान कार्य करने के कारण समान दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो मूल रचना है और इनका जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें समरूपी या समवृत्ति अंग कहा जाता है। इसका उदाहरण लेते हैं कि जैसे चील और चमगादड़ है। इसमें क्या है, इनके जो पंख होते हैं दोनों उड़ने का काम करते हैं, इसीलिए एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल उड़ने का काम करते हैं और एक जैसे दिखते हैं। लेकिन इनकी जो मूलभूत रचना है, चील और चमगादड़ के पंखों की मूलभूत रचना, इनमें बड़ा अंतर होता है, तो इसी को कहते हैं समरूपी अंग। अगला प्रश्न है, बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो बायोजेनेटिक नियम वॉन बेयर ने 1827 में प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? विषाणु, जिसे हम अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, युगलीना किस संघ का प्राणी है? तो युगलीना प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, और जो युगलीना है उसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी माना जाता है। जंतु और पादपों के बीच की कड़ी माना जाता है युगलीना को। 1 नंबर में सीधा प्रश्न आएगा कि जंतु और पादपों के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो आपको उत्तर देना है युगलीना। जैव विकास किसे कहते हैं? सरल संरचना वाले जीवों में धीरे धीरे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जटिल से जटिल जीवों का विकास हुआ है और होता जा रहा है। जीवों में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। पहले क्या था, सरल संरचना वाले जीव थे, फिर धीरे धीरे वो चेंज होते रहे, फिर चेंज होते होते वो जटिल संरचना वाले जीव बन गए और अभी भी बनते जा रहे हैं। तो इस जो परिवर्तन है, जीवों में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, एक वंशी इतिहास किसे कहते हैं?
एक वंशीय इतिहास किसे कहते हैं? किन्हीं दो वर्तमान जीवित जातियों की उत्पत्ति कालांतर में किसी न किसी समय समान पूर्वज से अवश्य हुई होंगी, इसे एक वंशीय इतिहास कहा जाता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके दादाजी हैं, ठीक है, अब दादाजी के 4 बेटे हैं, ठीक है, और फिर ये 4 बेटे हैं, अब इनके भी पता चला 4 बेटे हैं, सबके 4-4 बेटे हो गए, ठीक। अब इसी तरह इनके 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 अब जो यहां पर इनका जो 4 बेटा होगा चौथा, और जो इनका चौथा बेटा होगा, वो दोनों आपस में ऐसे होंगे कि इनका जो पूर्वज हैं, इनका पूर्वज कोई ना कोई एक ही रहा होगा। जैसे इनसे ये हैं और फिर इनसे ये हैं, इसी तरह क्या है कि जो ये चीज है, तो इनका जो पूर्वज है वो कोई ना कोई एक ही रहा होगा, इसी को कहते हैं एक वंशीय इतिहास। तो किन्हीं दो वर्तमान जीवित जातियों की उत्पत्ति कालांतर में किसी न किसी समय समान पूर्वज से अवश्य हुई होगी, इसे ही एक वंशीय इतिहास कहते हैं। मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कैसे बनता है? 1 नंबर में सीधा परिभाषा आता है, या तो 1 नंबर में सीधा बहुविकल्पी आ जाएगा। वातावरण व जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से पारिस्थितिक तंत्र बनता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कुछ अवशेषी अंगों के नाम बताओ। अवशेषी अंग क्या होते हैं वो भी आपको समझना जरूरी है। अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जैसे हमारी पूर्वज हैं और पूर्वज हैं, उनकी जातियों में क्या होता था, कुछ अंग ऐसे होते थे जो उनके काम के होते थे। अब धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा और वो अंग, उन अंगों का कोई काम नहीं रहा, तो क्या हुआ, अब वो अंग उगना भी बंद हो गए। किसी किसी में वो अंग मिल जाते हैं और सामान्यतः मनुष्य के शरीर में वो अंग नहीं मिलते हैं। साधारण सी भाषा में यही समझेंगे कि कुछ जो अंग हैं ऐसे अंग हैं जो पहले मिलते थे लेकिन अब मानव के शरीर में नहीं मिलते हैं, उन्हें अवशेषी अंग कहा जाता है। तो कुछ अवशेषी अंगों के नाम लिखेंगे। मनुष्य में लगभग 100 से अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। कृमि रूपी परिशेषिका, निमेषक पटल, पूंछ, कर्ण पल्लव की पेशियां, अक्ल दाढ़, त्वचा पर बाल, ये सब क्या है, अवशेषी अंग है। पहले इन अवशेषी अंगों का प्रयोग होता था, काम होता था, इनका यूज होता था, लेकिन अब इन अवशेषी अंगों का कोई यूज नहीं होता। ये केवल और केवल अवशेषी अंग रह गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किन पक्षियों में अवशेषी पंख पाए जाते हैं? अवशेषी पंख, जैसे मैंने अवशेषी की परिभाषा बता दी, तो अवशेषी पंख मतलब पंख तो हैं लेकिन उनका कोई यूज नहीं है। अफ्रीका के शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रेलिया का एमू, न्यूजीलैंड का कीवी, इनमें अवशेषी पंख पाए जाते हैं। क्या होता है, इनके जो अवशेष, ये जो पंख हैं, पहले तो ये उनसे उड़ते थे लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा, इनका शरीर काफी भारी होता गया। शरीर भारी होने के कारण इन पक्षियों ने क्या सोचा कि जहां मुझे जाना है मैं उड़ के जाऊं, उससे अच्छा है कि मैं दौड़ कर पहुंच जाऊं, तो शायद जल्दी पहुंच जाऊंगा क्योंकि मेरा शरीर भारी है। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इन लोगों ने उड़ना बंद कर दिया, इन पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया, और अब ये पक्षी, इनका शरीर इतना भारी हो गया है कि ये पक्षी अब उड़ते नहीं हैं, सिर्फ दौड़ते हैं। शुतुरमुर्ग, एमू और कीवी, ये 3 प्रमुख पक्षी हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तन किसे कहते हैं? जीवों व जीव समूह में कुछ ऐसे लक्षण अचानक से हो जाते हैं जो बहुत समय पहले उनके पूर्वजों में पाए जाते थे, इसको पूर्वजता या प्रत्यावर्तन कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो हमारे पूर्वजों में थे, फिर धीरे धीरे चेंज होते होते खत्म हो गए, फिर अचानक से अब वर्तमान में वो लक्षण मानव शरीर में पाए जाते हैं। तो उन लक्षणों को क्या कहते हैं? पूर्वजता या फिर प्रत्यावर्तन। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रस्ताव किसने दिया या कब दिया? तो 1937 में एजी टेंसले द्वारा। अगला है, कुछ अजैविक घटक के नाम बताओ। अभी जैसे मैंने बताया था, जैविक घटक और अजैविक घटक, जो आपका इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, इसको 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जीवीय घटक और अजीवीय घटक, जिसे जैविक घटक या अजैविक घटक कह सकते हैं। तो कुछ अजैविक घटक हैं, जल, भूमि, वायु की गैसें, मृदा के खनिज लवण, ताप, प्रकाश और समस्त जलवायु संबंधी तत्व। तो ये हैं अजैविक घटक। अगला जो प्रश्न है,
आर्कियेप्टोरिक्स क्या है? आर्कियेप्टोरिक्स क्या है? यह एक विलुप्त पक्षी है। इस पक्षी को रेप्टाइल्स व पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। यह भी एक प्रश्न है कि रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच की संयोजी कड़ी क्या है, तो वो है आर्कियेप्टोरिक्स। रेप्टाइल्स की तरह इनके जबड़ों में दांत थे, अग्रपादों में नाखून थे, अग्रपाद मतलब आगे के पैर, और एक लंबी सी पूंछ थी। इन पक्षियों की तरह शरीर पर पंख थे, मतलब ये जो आर्कियेप्टोरिक्स है इसमें पक्षियों की तरह पंख भी थे शरीर पर। तो रेप्टाइल्स आपको मालूम होगा जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं, जैसे छिपकली हो गया, ये सब रेप्टाइल्स हैं। जो भी रेंगते हैं वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं। तो आपने आर्कियेप्टोरिक्स की भी परिभाषा देख ली, क्या है ये चीज़। तो ये जो विज्ञान के 7 टॉपिक में से पहला टॉपिक था, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। अगर आप इसको दोबारा देखेंगे तो ये पूरी तरह से आपको अच्छे से रट जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आपके लिए यहाँ पर विशेष प्रश्न है, 19वीं सदी में औद्योगिक सांवलेपन का रोग किस देश में पाया गया? ये भी आपका फर्स्ट टॉपिक से संबंधित है, ये मत समझिएगा कि ये बाहर की चीज़ है, ये आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर का ही है। 19वीं सदी में औद्योगिक सांवलेपन का रोग किस देश में पाया गया? ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, भारत। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।